हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आयशा अंसारी। बुलेटिन में खुशामदीद। ठंडे ठार मौसम और गर्मा गर्म सियासी मैदान से खबरें शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर दौड़ाएंगे कोरोना की दूसरी लहर पर, जिसने मुल्क भर में तबाही मचा रखी है। दूसरी लहर के दौरान 24 घंटों में रिकॉर्ड 89 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पेशावर में एक और लेडी डॉक्टर कोरोना के बायस इंतकाल कर गईं। 21.5% से जायद शरह के साथ मस्बत केसेस में कराची सबसे आगे है। कोरोना के जानलेवा वार जारी। मोहलिक वायरस ने 24 घंटों में 89 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। मजमूई अमवात की तादाद 8,487 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 2,885 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। एक्टिव केसेस की तादाद 44,241 हो गई। मुल्क में 2,486 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.58% है, जबकि कराची में मुस्बत केसेस का तनासुब सबसे ज्यादा यानी 21.80 है। दूसरे नंबर पर मीरपुर में शरह 18.31%, जबकि मुजफ्फराबाद में 16% है। एहतियात करें, हुजूम में न जाएं, मास्क पहने और हाथ बार बार धोएं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। इस वबा की दूसरी लहर तेज़ी से फैल रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 89 अमवात वाक़ई हुई, जो कई महीनों में सबसे बड़ी फ़िगर है। मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को धोएं, फासला रखें, हजूम वाली जगह में ना जाएं। क्योंकि अगर हम ये तमाम तदाबीर अडॉप्ट कर लेते हैं, इनको अख्तियार कर लेते हैं, तो कोई वजह नहीं कि जैसे पहली लहर को हम मुकाबला करने के काबिल हुए थे, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम इस दूसरी लहर को भी नीचे लाने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं साजिशों में मसरूफ़ टोला पाकिस्तान की तरक्की रोकने के दर पर है। लाहौर जलसा PDM के मुल्क दुश्मन बयानिए के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। शहबाज गिल का ट्विटर पैगाम में कहना था कि इश्तियाल अंगेज़ी का सहारा और कानून की खिलाफ वर्जी करके घटिया सियासत की जा रही है। मुल्क में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। PDM रियासत और अदलिया के अहकामात के बरक्स जलसे कर रही है। इस्तीफे आएंगे या होगा लॉन्ग मार्च, जानिए कुछ ही देर बाद। कोरोना वबा के दिनों में PDM को रैली निकालना महंगा पड़ गया। थाना शादरा में मरियम नवाज समेत 43 नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। 600 अफराद को इकट्ठा किया, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की, इश्तियाल अंगेज तकारीर की, ट्रैफिक ब्लॉक करके शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर की। मरियम नवाज के खिलाफ 11 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना शाहदरा में मुकदमा मुकामी पटवारी की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी, डॉक्टर असद अशरफ, समीउल्लाह खान और मलिक रियाज समेत 43 अफराद को नामजद किया गया है। FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शुरका ने कोरोना एक्ट, साउंड सिस्टम एक्ट और एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी के अलावा शरअंगेज तकारीर भी की। जहांगीर खान, समा, लाहौर। इस जाली हुकूमत को आखिरी धक्का लगाओगे इंशाअल्लाह, वादा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अहम मुशावरती इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। ये PDM का मुशावरती इजलास है जो इस्लामाबाद में हो रहा है, और इसमें 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जो मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाह रही है PDM, उसके हवाले से मुशावरत की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी इस इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम मुशावरती इजलास है जिसमें शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो रवाना हो गए। और अब सवाल ये कि PDM के इस्तीफे आएंगे या लॉन्ग मार्च होगा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक में PDM फैसला कुन मोड़ पर आ गई। शहर इक़्तिदार में आज बैठक लगेगी। मरियम नवाज शिरकत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गई हैं। मुकदमे में नामजदगी और लाहौर जलसे से पहले गिरफ्तारी होगी तो क्या होगा। सहाफ़ी के सवाल पर बोली मरियम नवाज हो या कोई और, हुकूमत गिराने की तहरीक अब नहीं रुकेगी। आवाम की रिलीफ की तहरीक है, ये उनको मुश्किलात से निकालने की तहरीक है। मरियम नवाज़ हो या कोई और हो, इंशाअल्लाह ताला अब ये तहरीक ख़त्म नहीं हो सकती। ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को घर भेज के नवाजेगी। अच्छा मैम, ये फरदौस आशिक अवान ने कहा है कि कानून का वार होगा, क्या कहेंगे आप इसमें?
देखिए, कानून और आईन और लेजिटिमेसी इस हुकूमत की से बहुत ऊपर की बातें हैं। इनको ये बातें सूट नहीं करती। बाकी मैं किसी भी हुकूमती तर्जुमान की बात का जवाब नहीं देती। आर या पार, खुद कंफ्यूजन का शिकार है। माजरा क्या है, जानिए कुछ ही देर में। उधर वजीर आजम इमरान खान भी अपोजिशन के सामने डट गए। साफ साफ कह दिया, मीनारे पाकिस्तान पर 10 जलसे कर लें, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों की बड़ी बैठक में वजीर आजम का बड़ा ऐलान। कहा, हुकूमत PDM का लाहौर जलसा नहीं रोकेगी। इमरान खान ने कहा, मैदान बोले मैदान दूंगा, वसाइल कहें तो वो भी मिलेंगे, लेकिन NRO हरगिज नहीं दूंगा। मीनारे पाकिस्तान पर 10 जलसे कर लें, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मुझे जानते नहीं, हुकूमत चली भी जाए एहतिसाब पर समझौता नहीं होगा। इमरान खान ने कहा, अपोजिशन वाले चाहते हैं हुकूमत जलसा रोके और तसादुम हो, लेकिन इन्हें ये मौका मिलेगा नहीं। अपोजिशन लूट मार बचाने के लिए लोगों की जिंदगियों से खेल रही है। खुद सारा खानदान बाहर बैठा है, यहाँ आवाम को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जलसे के लिए खिदमात फराहम करने वालों के खिलाफ मुकदमात बनाने का भी कह दिया। वजीर आजम फैसल वावडा और फिरदौस आशिक आवान की कारकर्दगी के भी मोतरिफ। कहा, वावडा ने TV टॉक शो में अपोजिशन को खूब आईना दिखाया, जबकि फिरदौस आशिक पंजाब जाकर बहुत तेज हो गयीं। फिरदौस आशिक की फुटबॉल किक और जूडो का भी जिक्र। इमरान खान ने मुस्कुराते हुए कहा, PTI वालों में ऐसे ही जुनून की जरूरत है। मरियम नवाज ने कभी नहीं कहा कि 8 दिसंबर को आर या पार होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का दावा। कहा, 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पर अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा होगा। सब आपको एक बात समझा दूं कि जैसे जलसे नहीं रुके, अवामी ताकत नहीं रुकी, आप मुंह पे हाथ फेरें, तर्जुमान आपके मुक्के दिखाएं। अवामी ताकत 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पर इंशाअल्लाह आपके घर जाने का सबब बनेगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक जिम्मेदार पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं और उन्होंने कभी नहीं कहा कि 8 तारीख को आर या पार होगा। उन्होंने कहा 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पर दमादम मस्त कलंदर होगा और आर या पार होगा। कब होगा आर या पार? मरियम नवाज खुद कंफ्यूजन का शिकार। तारीख पर तारीख देने लगी। 8 दिसंबर को 13 दिसंबर तक ले गईं। लाहौर के दौरे पर कहा कि मुझे अपनी जमात के लोगों ने कहा है कि रैली ना निकालें, 13 को डायरेक्ट जलसा कीजिएगा। मैंने कहा नहीं, मैं रैली निकालकर खुद अवाम को जलसे में शिरकत की दावत दूंगी। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह, 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। यूं आज अपने आप से उलझा हुआ हूं मैं, जैसे कि खुद नहीं हूं कोई दूसरा हूं मैं। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह, 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। मरियम नवाज का आर या पार 8 दिसंबर को होगा या 13 दिसंबर को, अरे होगा भी या नहीं मालूम नहीं। दुनिया को जो एक बात मालूम है वो ये कि मरियम नवाज इन साहिब की तरह किसी की बात नहीं मानती। मैं बड़ा जीत गया। अरे हजूर, एक आप ही थोड़ी, यहाँ तो आपसे भी बड़े बड़े जिद्दी पड़े हुए हैं। मुझे कई लोगों ने कहा आपको सिर्फ 13 दिसंबर वाले दिन हम लाहौर में निकालेंगे, मेरी अपनी पार्टी के लोगों ने कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं। जी हाँ, मरियम नवाज अपने आगे किसी की नहीं चलने देती। नवंबर में उन्होंने लोटा क्रेसी से मुताल्लिक बयान दिया। लोटों को वोट नहीं देना, क्योंकि लोटों की जगह आपके गुसल खानों में है। मरियम के इस बयान पर उनके तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने वजाहत पेश की तो मरियम नवाज ने भरे मजमे में उनकी क्लास ली थी। मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो उसकी सफाइयाँ दे रहे थे। मीडिया ने जब सवाल किया उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे, हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। मरियम नवाज का ये रवैया सवाल उठा रहा है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज अब सिर्फ मरियम नवाज का नाम रह गया है।
एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मुसलसल गैर हाजिरी पर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। जज जवादुल हसन ने दौरान समाअत दिलचस्प रिमार्क्स दिए। बोले, मेरे 80% केसेस आखिरी मराहिल में हैं, अगर टिक गया तो 2 माह में तमाम केसेस निपट जाएंगे। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ की अहलिया को पेश होने की 30 रोजा हतमी मोहलत मुकम्मल। नुसरत शहबाज की मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने नुसरत शहबाज की जायदाद का रिकॉर्ड भी नैब से मांग लिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वकला की सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत की वजह से गवाहों पर जिरा न हो सकी। वकला की मसरूफियत पर जज जवादुल हसन ने कहा कि उनकी अदालत के 80% केसेस आखिरी स्टेज पर हैं। अगर वो टिक गए तो 2 माह में अदालत खाली कर देंगे। शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर केस से मुतल्लिक बात करना चाही तो फाजिल जज ने उन्हें रोक दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 अदवार की तनख्वाहें और मरात 6 करोड़ रुपया बनती है जो उन्होंने नहीं ली। जज जवादुल हसन ने कहा कि ये बयानात आप मरियम औरंगजेब के लिए छोड़ दें, फौजदारी केसेस में तमाम पत्ते शो नहीं करते। अदालत ने शहबाज शरीफ को फिजियोथेरेपिस्ट की सहूलत ना देने पर जेल सुप्रिंटेंडेंट से रिपोर्ट तलब करते हुए शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और तमाम मुल्जिमान को 12 दिसंबर को तलब कर लिया। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। लाहौर रैली से वापसी पर लीगी रुकन कौमी असम्बली माइजा हमीद को हरेसमेंट का सामना। हुजूम ने धक्के दिए, बदतमीजी की, खातून MNA की आंखों से आंसू झलक पड़े। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों की रैली में खवातीन को इज्जत ना मिली। लाहौर में रैली से वापसी पर माइजा हमीद और उनके साथ दीगर खवातीन को लीगी कारकुनों ने घेरे में ले लिया। दोनों खवातीन को धक्के दिए गए, बदतमीजी की गई। डरी, सहमी, परेशान माइजा हमीद बार बार कैमरे की तरफ देखती रहीं। इतना तंग किया गया कि आंसू निकल पड़े। लीगी खवातीन रहनुमाओं को इस कदर हिरासा किया गया कि उन्हें मजबूरन कुछ देर के लिए करीब मौजूद क्लिनिक में पनाह लेनी पड़ी। मतवालों ने मरियम नवाज का भरम तोड़ दिया। खातून रहनुमा ने कारकुनान की जानिब से नोट निछावर करने पर खुशी का इजहार किया, लेकिन नोट तो सारे जाली निकले। वादा करो अपनी बहन से कि 13 के जलसे में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। मरियम नवाज इन दिनों 13 दिसंबर के मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियां कर रही हैं। कारकुनों से जलसे में शिरकत के वादे लिए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मिले ना मिले, पैदल चल के आओगे 13 को इंशाअल्लाह। मरियम नवाज बड़े मान के साथ शाहदरा पहुंची। कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की, नोटों की बारिश भी की गई। कारकुनों की वालिहाना मोहब्बत देखकर कायद भी खुशी से फूले न समाई। फौरन ट्वीट कर दिया, लिखा लाहौरी सिर्फ फूल नहीं नोट भी बरसाते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, ये नोट सड़क पर क्यों पड़े हैं? इन्हें किसी ने उठाया क्यों नहीं? समा ने खोज लगाई तो मालूम हुआ नोट तो जाली हैं। मरियम नवाज साहिबा, आइंदा मोहतात रहिएगा, कहीं नोटों की तरह कारकुनों के वादे भी जाली ना निकल आए। और कहां हुई चीनी सस्ती, जानिए ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा। नैब बलोचिस्तान ने 1 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम में साबिक सेक्रेटरी फिशरीज और मौजूदा डायरेक्टर फिशरीज को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान नैब के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ने खरीदारी के ठेके उन कंपनियों को दिए जो ना तो मेरीन डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड थी और ना ही इस शोबे के मतलूबा तजुर्बे की हामिल थी। मुल्जिमान ने काम मुकम्मल हुए बगैर ही अदायगियां कर दी। गिरफ्तार मुल्जिमान को एहतसाब अदालत पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा ओपोजिशन ने पेशावर में वजीर आला हाउस के सामने एहतजाजी कैंप लगा लिया। ओपोजिशन के मुतालबात के बारे में जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा ओपोजिशन क्यों जमा हुई है इस वक्त वजीर आला हाउस के पास? जी, अपोजिशन जमातें जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एहतजाज के बाद अब यहाँ पर निकल आई हैं, वज़ीर आला हाउस और स्पीकर हाउस के सामने एहतजाज कर रही है। उनका कहना है कि असम्बली में जो है उनकी बात को कोई नहीं सुनता।
उनके सवालात के जवाबात नहीं दिए जाते। जब भी कोई एजेंडा आता है तो मुतल्लिका वजीर जो है वो गायब होता है। इसी तरह वज़ीर आला और स्पीकर बार बार उनके साथ वादे कर चुके हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इसी तरह तरक्याती फ़ंड में भी उनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, तो मजबूरन वो आज जो है यहाँ पर बैठे हैं वज़ीर आला हाउस के सामने, स्पीकर हाउस के सामने। जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आएंगे, एहतिजाज करेंगे। उन्होंने मुस्तकिल कैंप लगाए हुए हैं। एक तरफ अपोजिशन जो है एहतिजाज करी है लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आला हाउस की जानिब से सर्द मौसम में उनकी तवाज़ु जो है चाय, गर्मा गर्म चाय और केक से की गई है और अपोजिशन अरकान ने भी इसके साथ खूब इंसाफ किया है जी। और इस्लामाबाद से ये खबर कि निजी अस्पताल को खुली छूट, मरीजों से जितने चाहें चार्जेस लें, रेगुलेट करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं हेल्थ केयर अथॉरिटी के हवाले से काम सुस्ती से हुआ। अस्पताल जल्दी में बना कोरोना की पहली वेव के दौरान, ठीक है, उस दौरान उसके अंदर जो इमीडिएट ज़रूरत थी उसको रेडी कर दिया गया, उसका इफ्तिताह भी हो गया और उसको फंक्शनल भी कर दिया गया, वो चल पड़ा। अब मसला ये था कि मसला नहीं है तो अच्छी बात थी कि कोरोना की वेव नीचे चली गई तो थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम मिल गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वहाँ एफर्ट ख़त्म होगी। जो हमारा हायरिंग प्रोसेस था उसके लिए वो चल रहा था और बल्कि गुज़िश्ता सैटरडे को 2 दिन पहले, 3 दिन पहले और संडे को 2 दिन लगा के बहुत एक्सटेंसिव इंटरव्यूज़ किए गए हैं और उसको 150 बेड को ऑपरेशनलाइज करने की तैयारी है। उसको हम उससे ऊपर भी ले जाएंगे। लेकिन देखिए, अस्पताल बनाना एक चीज़ है, ये ब्रिक एंड मॉर्टर बड़ा आसान है। मैं फिर वो पहले मैं अलामा साहब का शेर फिर मैं बोल दूं कि जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद। ये संगो खिश्त से जो है ना सारी चीज़ें नहीं बनती। बिल्डिंग खड़ी करना एक अचीवमेंट ज़रूर है, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर्स, केपेबल हेल्थ केयर वर्कर्स जो इस एनवायरनमेंट में काम कर सकें, उसकी अच्छी सिलेक्शन, उसका अच्छा चुनाव ही वो पिवट होगा जिसके ऊपर ये अच्छा अस्पताल चलेगा। तो हमने बड़े स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के मुताबिक अभी सारी हायरिंग की है। मैं आपको दावत दूंगा, मेरे ख्याल से जो ही ये अस्पताल फंक्शन होता है एनडीएमए से हेल्थ मिनिस्ट्री को आता है तो 1 जनवरी के बाद आपको दावत दूंगा, आप आके देखिएगा। और इसी पर बात करेंगे, समा की नुमाइंदा अरहम खान हमारे साथ मौजूद हैं। अरहम, तो कितने पुरुमीद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान की सूरत हाल बदल जाएगी? बिल्कुल रमीज़, ऐसा है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, जब हमने उनके सामने ये सवाल रखा कि इस्लामाबाद में हेल्थ केयर जो अथॉरिटी है उसका क़याम अभी तक अमल में नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि आपकी तनकीद तो बजा है और काम सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन हम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पहली वेव आई थी तब भी समा ने मामला उठाया था कि इस्लामाबाद में हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसका क़याम तो अमल में आ चुका हुआ था लेकिन फाल नहीं हो सकी थी। अब सेकेंड वेव आ गई है, उसमें भी इस्लामाबाद हेल्थ केयर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो 2.5 साल बाद भी फाल नहीं हो सकी। वहाँ पर सिर्फ एक सरबराह हैं उनके, उसके अलावा उनका पर्सनल सेक्रेटरी हैं और उनको भी तकरीबन जुलाई से तनख्वाहें नहीं मिली। जब तक फील्ड ऑफिसर्स नहीं होंगे तब तक जो निजी अस्पताल हैं जो कोरोना में 80,000 भी रेंट का चार्ज करते हैं, 40,000 कमरे का लेते हैं, तो उनके ऊपर लगाम डालने वाला कौन होगा? फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि मरीज जो हैं जब उनके साथ कोई ज्यादती होती है किसी डॉक्टर की तरफ से या ज्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं तो वो किसके पास जाएं? उसके लिए ये जो अथॉरिटी है इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका क़याम अमल में आया था। वो हमने खुसूसी सेहत ठीक है, अब इस पर मज़ीद पेशरफ्त भी होगी। अपडेट्स के शुक्रिया। हम कोरोना वबा से दुनिया भर में हौलनाक तबाही मच गई है। 15,50,000 से ज़ायद अफराद जान से चले गए हैं। अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। एक दिन में 1500 से ज़ायद लोग मौत के मुंह में चले गए। तशवीश बढ़ने पर कैलिफोर्निया में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सरकारी पार्क्स के बाहर पार्किंग माफिया धड़ल्ले से शहरियों को लूटने में मसरूफ है। माफिया के कारिंदे समा टीम को देखकर भागने पर मजबूर हो गए। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। कराची के सरकारी पार्क्स में शहरियों से पार्किंग के नाम पर लूट मार का सिलसिला अपने अरूज पर पहुंच चुका है। ये तरीका किस तरह इख्तियार किया जा रहा है और शहरियों से कितनी दुगनी फीस वसूल की जा रही है, तमाम तर तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में पार्किंग माफिया की बदमाशी। क्लिफ्टन बीच व्यू पार्क के पार्किंग एरिया में शहरियों से लूट मार। कैसे सरकारी रेट्स, कौन सी सरकार? माफिया ने पार्किंग एरिया को यरगमाल बनाया हुआ है। सरकारी फीस के बजाय अपने रेट्स मुकर्रर कर दिए। मोटरसाइकिल वालों से 5 की जगह 20 और कार वालों से 20 की जगह 50 रुपए की वसूली। 20 रुपए लिए गए।
अच्छा, 20 रुपए के बगैर जाने नहीं दिया आपको? नहीं नहीं बोला। क्या कह रहे थे 20 रुपए लेंगे? हाँ, पर्ची लेनी है वरना नहीं पार्किंग। क्या लेके आए आप? गाड़ी है एक मोटरसाइकिल है? ये सुजुकी है। कितने रुपए फीस दिए? 50। गैर कानूनी पार्किंग फीस क्यों ली जा रही है? समा टीम ने जब पार्किंग माफिया के कारिंदे से पूछना चाहा तो वो कैमरे को देखकर भाग गया। हाँ भाई इधर आओ। हेलो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हटो 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 हटो। कारिंदे ने दूर जाकर पर्चे भी फेंक दी। बेशक बिल्कुल ऐसा जोड़ लगाता हुआ भागा, क्योंकि वो चोर था। अगर चोर ना होता तो ना भागता, क्योंकि नाजायज लूटमारी कर रहा था। केएमसी का पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दावे से आगे बस नहीं चलता। जो केएमसी साइट्स हैं उन पे अगर कोई ज़्यादा फीस ले रहा है तो उनके खिलाफ फौरी एक्शन होगा और कल ही इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी टीम जो है वहाँ पहुँचेगी, इस बात को चेक करेगी कि आया अगर वो केएमसी की चार्ज पार्किंग की जगह है तो वहाँ अगर कार के 20 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं तो इसका नोटिस लिया जाएगा। मैं समा टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बड़े अहम मसले की जानिब तवज्जो मबजूल कराई है। कराची में केएमसी की 34 पार्किंग साइट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी इफ्तिकार शालवानी तमाम तर दावों के बावजूद शहर में केएमसी की रिट कायम करने में नाकाम है। यही वजह है कि केएमसी की हदूद में पार्किंग माफिया आज़ादाना अपना धंधा चला रही है। कैमरामैन मोहसिन अली और फैसल अगाई के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। डीएमसीज के 1100 मुलाजमीन ऐसे हैं जो इंतकाल कर गए हैं या उम्र 60 से जायद हो चुकी है। इनकी तनख्वाह फिर भी जारी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि एमकेएम वाले वफाकी हुकूमत के साथ बैठते हैं तो उन पर तनकीद करते हैं और जब हमारे साथ बैठते हैं तो हम पर तनकीद करते हैं। जो हमारे एमकेएम के दोस्त हैं इनको सिर्फ ये तनकीद करना होती है। ये वफाकी हुकूमत के साथ बैठते हैं, उनके खिलाफ भी तनकीद करेंगे, हमारे साथ बैठेंगे, हमारे खिलाफ तनकीद करेंगे, चूँकि खुद ये लोग काम करने के लिए नहीं करते। डीएमसी पे कंट्रोल था, किन किन प्राइवेट लोगों को ठेके दे दिए गए उसके। वो डीसी क्या कर रहा है, उसने चेक किया, उसने वेरीफाई किया कि तकरीबन कोई 1100 मुलाजमीन है डीएमसी के जो कि या तो इंतकाल कर चुके हैं या 60 साल से ऊपर उनकी उम्र गुजर गई है, लेकिन आज भी उनको तनख्वाह मिलती है। किसने किया? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की डीएमसी की हुकूमत थी। कौन कराची को चलाता था पिछले 35-40 साल, आप मुझे बताइए। किसके दौर के अंदर रोडों को कमर्शलाइज किया गया था? किसके दौर के अंदर पार्कों को चाइना कटिंग की गई थी? अगर किसी शख्स ने किसी ज़िले की आवाम के साथ ज़्यादती की है, उसके पार्कों पर कब्ज़ा करके, उसके पार्कों के ऊपर चाइना कटिंग करके, नालों के ऊपर चाइना कटिंग करके, रफाई प्लॉट्स के ऊपर चाइना कटिंग करके, तो उसके ख़िलाफ़ अगर कोई बहादुर अफसर कार्रवाई करने का फ़ैसला करता है, कार्रवाई कर रहा है, तो हमें तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपनी बातों से इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो गैर कानूनी सरगर्मियों को सपोर्ट करते हैं? कौन कराची को चलाता था पिछले 35-40 साल, आप मुझे बताइए। किसके दौर के अंदर रोडों को कमर्शलाइज़ किया गया था? उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सके तो आप उसको कहते हैं तुम्हें जहाँ से आओ वहाँ भेज देंगे। ये कोई मुनासिब बात है? हम सब सिंधी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुसलमान हैं। ये जो बार बार तफरीक की सियासत की जाती है ना, ये अनफॉर्चुनेट है। और मैं एक बार फिर इन लोगों से जो तफरीक की सियासत करते हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि लोगों को प्लीज़ बांटे ना, लोगों को जोड़ने का वक्त है ताकि मिलकर हम अपने शहर को, अपने सूबे को, अपने मुल्क को बेहतर बना सकें। आपको ये बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने किसानों के एहतजाज को भारत का अंदरूनी मामला करार दे दिया। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। कोई शक नहीं कि इस वक्त वहाँ एक बड़ा मौसर एहतजाज हो रहा है। जो किसानों का एहतजाज है वो उनकी माशी पॉलिसीज के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं, जो उनका हक है और उनका अंदरूनी मामला है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को उसमें पढ़ने की मेरी राय में ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान को उस पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। मैंने इस पर बहुत गौर किया है और पाकिस्तान अगर इसमें कोई राय देता है, मैं समझता हूँ उसका फ़ायदा कम, नुकसान रहा होगा। और इसी मामले पर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने वज़ीर ख़ारजा के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम नया दिन में कहा, भारतीय किसानों के हक़ में बोलना उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं।
जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि कब तक मौजूद ख्वाहाना रवैया इख्तियार किए रखेंगे, आखिर भारत से इतना डरते क्यों हैं। उन्होंने सिख किसानों की इखलाकी और सिफारती हिमायत करने का मुतालबा किया। कराची में DHOS के मारी ऑफिस में डॉक्टर समेत 6 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक हो गई है। कोरोना जो कि खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, कराची में कोरोना से लड़ने वाले एहलकार भी इस वायरस का शिकार होने लगे हैं। DHO वेस्ट ऑफिस में डॉक्टर समेत 6 मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि अब कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं और ऐसे में हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का मुसलसल कहा जा रहा है NCOC की जानिब से। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोरोना केसेस खतरनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।